अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। अगर आपने बिट्स एंड बाइट्स का प्रोग्राम समा टेलीविज़न पे पहले नहीं देखा या ऑनलाइन नहीं देखा तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम इस शो के ज़रिए आपको ये बताते हैं कि आईटी सेक्टर में, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान या पाकिस्तानी कितना काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और दूसरे वर्टिकल्स में टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से फैल रही है। इसके साथ साथ अगर आपने हमें पहले नहीं देखा तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये छोटी खिड़की में ये खातून अपने हाथों के इशारों के साथ क्या करना चाह रही है। मैं ऑफ कोर्स अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये छोटी जो विंडो है इसमें मेरे साथ ऑन स्क्रीन होती हैं हिना नूर, जो डेफ रीच में एक टीचर के हैसियत से काम करती हैं और अपने हाथों के इशारों के ज़रिए जो कुछ मैं आप लोगों को सुना रही होती हूँ वो डेफ कम्युनिटी के साथ आउटरीच करती है एंड शी इंश्योर्स दैट वो कम्युनिकेशन कायम रहता है। सो थैंक यू टू FESF यानी कि फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन एंड डेफ रीच, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। इस एपिसोड में आप ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि कभी मैं किसी रास्ते पे खड़ी होती हूँ, कभी कोई कंप्यूटर के सामने खड़ी होती हूँ, लेकिन आज मैं एक मेज़ के पीछे क्यों खड़ी हूँ? मैंने कहा एक न्यूज़ का लुक एंड फील आपको देती चलूँ, क्योंकि इस हफ्ते के एपिसोड में हम पिछले 1.5 हफ्ते में 2 हफ्ते में आईटी की न्यूज़ आइटम्स जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में शाया की गई हैं, हमने सोचा कि कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलके उन पे एक क्रिटिकल एनालिसिस या पर्सपेक्टिव उनके हासिल करें, ताकि आपको वो इश्यूज़ के बारे में और इंफॉर्मेशन मालूम फरहम कर सकें, आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो इस एपिसोड में कोई गैजेट रिव्यू नहीं होगा क्योंकि बातें करने की बहुत ज़्यादा थी, और इससे पहले कि मैं पूरा एपिसोड अपनी ही बातों से पूरी कर लूँ तो हम चलते हैं लाहौर स्टूडियोज़ से वतीन के दफ्तर में, जहां एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक अनाउंसमेंट जहां वतीन टेलीकॉम ने अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर की सिलेक्शन की है और प्रेस से एक कॉन्फ्रेंस की थी। चेक दिस आउट फ्रॉम वतीन टेलीकॉम। वतीन टेलीकॉम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि मशहूर फिल्म स्टार रेशम वतीन की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वतीन और रेशम के सितारे एक जैसे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों का साथ पाकिस्तान के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को और आगे तक लेके जाएगी। जहां लाहौर से हम एक छलांग मार के दुनिया की दूसरी तरफ जाते हैं, सिलिकॉन वैली में बिट्स एंड बाइट्स के एक आई गेस नुमाइंदे आप कह दें, एक फ्रेंड कह लें, सबाहत अशरफ, जो बहुत जाने माने ब्लॉगर हैं, जिनका ब्लॉग नेम आई फ़कीर के नाम से जाना जाता है। इज़ एक्चुअली पॉलिटिकल ब्लॉगर एंड कीप्स इन टच विद द आईटी इंडस्ट्री। उन्होंने एक ओपन फोरम हुआ था पिछले हफ्ते सिलिकॉन वैली में। ओपन एक बहुत बड़ा इदारा है जो आईटी प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स से बना हुआ है। देयर वाज एन एक्सीलेंट कॉन्फ्रेंस व्हिच टुक प्लेस, और सबाहत ने ये रिपोर्ट मुझे स्काइप के ज़रिए वॉइस ओवर आईपी में दी है। तो क्वालिटी शायद इनकी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन जहाँ क्वालिटी नहीं है, कंटेंट जो सबाहत की रिपोर्ट का है वो बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ तस्वीरें भी है। सो टेक इट अवे सबाहत। जैसे कि आमतौर पर तो पाकिस्तान का जिक्र होता है ऐसा एक्सपैट्रिएट्स के दरमियान वगैरह, तो वो सिक्योरिटी और उन चीज़ों में हो के रह जाता है। और जैसे जो प्रोफेशनल्स हायर आप करते हैं पाकिस्तान में, उनकी क्या क्वालिटी है, कॉलेजेस जिस तरह के प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी कैसा वो है। सबाहत, इस इवेंट में आपको क्या लगता है कि इसके बाद फॉलो अप क्या होगा? I don't know whether nothing happens, क्योंकि पिछले ये ओपन फोरम 6-7 साल से यहाँ हो रहा है। बेसिकली ओपन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स है, उसका सिलिकॉन वैली चैप्टर ये एक बड़ा सा कन्वेंशन कराता है। लेकिन उसमें से चीजें, ये आपकी बात सही कि उसकी वजह से पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन वहां पे आगे जैसे पिक्सेंस का आप केस ले लें, ये जॉर्ज एडी साहब का पाम चिप का केस ले लें, जो एक चीज इस दफा खासतौर पर लगी वो ये थी कि जो लोग पाकिस्तान में काम कर ही रहे हैं, ये यहाँ के लोग जिनकी वहाँ प्रेजेंस है और वहाँ के एक दो लोग हैं, वो कम से कम यहाँ आके एक जगह जमा होते हैं। और यहाँ की कम्युनिटी को भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक जगह जमा होने की आदत हो रही है। में जिन लोगों ने बिजनेस किया है और जो करना चाहते हैं, उनको क्या मसाइल पेश आते हैं या आ सकते हैं, उसका क्या फॉलो अप है, उसमें सबसे जिसको आप कह रहे हैं काबिल जिक्र जो पैनल था, वो एक बाकायदा एक पैनल था बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान पे, जिसमें
पिक सेंस के फराज उर्बोय साहब जो कि आपके शो पे पहले भी मेरे पास पहले ही शो पे थे, और फिर फार्म शिप के नाम से कंपनी है लाहौर बेस्ड, उसके हेड हैं जौहर जैदी साहब। मेंटल ग्राफिक्स एक डिजाइन साइट है लाहौर में, उसके हेड सैयद गिलानी साहब। और एक नई कंपनी है स्क्राइब के नाम से, जिन्होंने ऑनलाइन बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया है कि ऑनलाइन चलता है, उसके हेड थे बुजदर साहब। तो वो एक पैनल था जिसमें बड़ा दिलचस्प एक डिस्कशन रहा कि क्या मसाइल इन लोगों को पाकिस्तान में काम करने में पेश आते हैं और आते रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर जो पाकिस्तान का जिक्र होता है ऐसा एक्सपैट्रिएट्स के दरमियान वगैरह, तो वो सिक्योरिटी और उन चीज़ों में हो के रह जाता है। और इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल्स हायर आप करते हैं पाकिस्तान में, उनकी क्या क्वालिटी है, कॉलेजेस जिस तरह के प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी कैसा वो है। सबाहत, इस इवेंट में आपको क्या लगता है कि इसके बाद फॉलो अप क्या होगा? I don't know whether nothing happens, क्योंकि पिछले ये ओपन फोरम 6-7 साल से यहाँ हो रहा है। बेसिकली ओपन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स है, उसका सिलिकॉन वैली चैप्टर ये एक बड़ा सा कन्वेंशन कराता है। लेकिन उसमें से चीजें, ये आपकी बात सही है कि उसकी वजह से पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन वहां पे आके जैसे फिक्सेंस का आप केस ले लें, ये जॉर्ज जैदी साहब का फार्म चिप का केस ले लें, जो एक चीज इस दफा खासतौर पे लगी वो ये थी कि जो लोग पाकिस्तान में काम कर ही रहे हैं, या यहाँ के लोग जिनकी वहाँ प्रेजेंस है और वहाँ के एक दो लोग हैं, वो कम अज कम यहाँ आके एक जगह जमा होते हैं और यहाँ की कम्युनिटी को भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक जगह जमा होने की आदत हो रही है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली से वापस हम कराची आते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी खुशनूद आफ्ताब साहब की, जो वाइपर कंप्यूटर का ब्रांड है, उस कंपनी को चलाते हैं। और उनसे मैंने गुफ्तगू की थी कि जो हार्डवेयर कंपनीज़ का बजट में एक सेल्स टैक्स दोबारा से शाया किया गया है, बल्कि 1% बढ़ा दिया गया है, इससे मुतालिक लोकल ब्रांड्स और लोकल इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। दिस इज़ खुशनूद आफ्ताब टॉकिंग अबाउट द लोकल हार्डवेयर ब्रांड्स, लोकल कंप्यूटर ब्रांड्स इन पाकिस्तान। अभी मैं सुन रहा था कि किसी ने बोला कि 15 से 16% कर दिया, तो 16% से वापस 15% कर दिया जाए हर चीज़ के ऊपर। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने बोला कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, हम गवर्नमेंट की ये बात मानते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। हमें 15% का प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा कंपटीशन जिन लोगों से है, जिस MNCs से है, जो लोकल इंडस्ट्री को ख़राब कर रही हैं, या ख़राब कर रही हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, जो ग्रो नहीं होने दे रही हैं, उसके ऊपर कहीं पे कैप होना चाहिए। पाकिस्तान में जितनी भी लोकल असम्बली, अभी हम इसको फुल टाइम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे, असम्बली स्टार्ट हुई थी, चाहे वो गाड़ियाँ हों, पहले सबसे उसमें भी असम्बली स्टार्ट हुई थी, देन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। उनको सपोर्ट किया गया, उनको टैक्स रिलीफ दिया गया। सेम इज द केस इज मोटरसाइकिल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर IT की इंडस्ट्री को यहाँ पे ग्रो करना है तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। 15% सेल्स टैक्स, 15% सेल्स टैक्स में हम लोगों ने इसलिए शोर मचाया था कि इस पे पहले नहीं था और फिर लगा दिया गया। हमारी तरफ कुछ चीज़ें स्मगल होके आज भी आ रही हैं, उसमें अब 15% सेल्स टैक्स नहीं होता। तो मीन्स कि अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे महंगा मिलेगा, और जो अनब्रांडेड डेस्कटॉप्स बेच रहा है वो अगर स्मगल ले लेगा वही कंपोनेंट्स, तो उसको सस्ता पड़ेगा। एक तो ये वजह है जिस वजह से हम सेल्स टैक्स के ऊपर एग्जम्पशन चाह रहे थे। अगर एग्जम्पशन नहीं हो सकती, बिकॉज वही बात है कि पूरा 15% हमें रिलीफ नहीं मिल सकता, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट एज कंपेयर टू MNCs, एज कंपेयर टू यूज्ड PCs, वो हमें चाहिए। अगर वो हमें मिलता है तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर कैप आएगा। ये, और वो भी अनएम्प्लॉयमेंट भी स्किल्ड लेबर का, अनस्किल्ड नहीं, स्किल्ड लेबर के ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एम्प्लॉय होंगे। अगर हम किसी जो लोकल ब्रांड के PC हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं या गवर्नमेंट को जाते हैं या प्राइवेट एक्सपोर्टर्स को जाते हैं, उन सब में एक्चुअली गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स नहीं मिलता टू माई नॉलेज। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स। लोकल एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे, उनको सेल्स टैक्स रिफंड मिल जाता है। और तीसरे हैं गवर्नमेंट अपने आप को ही सेल्स टैक्स दे रही है। तो अगर ये किसी तरह एनालाइज किया जाए कि लोकल ब्रांडेड PC कितना
उस जगह पे जा रहा है जहां पर सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक बहुत कम रह जाएगा। तो या तो सेल्स टैक्स की रेशो को कम करें फॉर लोकल मैन्युफैक्चर, या कुछ ना कुछ टैक्स लगाएं ऑन एमएनसीज। हम बात करेंगे जहानारा से, जो पाशा के इदारे की प्रेसिडेंट है, और उनसे ये पूछेंगे कि इवैक्यूई ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद में है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें क्या मसाइल चल रहे हैं। सो दिस इज़ जहानारा एंड मी टॉकिंग अबाउट दैट इशू टेकिंग प्लेस इन इस्लामाबाद। जी जहानारा, जो इवैक्यूई ट्रस्ट का इशू चल रहा है, एग्जैक्टली इशू है क्या? देखिए, इवैक्यूई ट्रस्ट की बिल्डिंग जो है वो ओन करती है इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर आता है। इनको शुरू में जब बिल्डिंग बनाई थी तो इनको टेनेंट्स नहीं मिल रहे थे। उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टिव के अंडर इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। ओके। तो उसका ये मतलब था कि एक तो फाइबर ऑप्टिक डायरेक्टली बिल्डिंग में आ रहा था, दूसरे ये कि सब्सिडाइज रेट पे उन्होंने कहा था कि आप टेक्नोलॉजी कंपनीज को इसमें ऑफिसेज दें, तो वो एकदम भर गई एकदम, बिकॉज टेक्नोलॉजी कंपनीज तो बूम भी था, उनको जगह की ज़रूरत भी थी, और इस्लामाबाद में उस वक्त भी प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, और एक दो इंसेंटिव्स भी थी, सब्सिडी और फाइबर ऑप्टिक। जी ठीक है। तो वो सब आ गई वहाँ पे। अब ये हुआ कि कुछ साल गुजरे तो फिर इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने ये कहा कि देखें हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, अब तो रेंटल्स बढ़ गए हैं और आप सब्सिडी हमसे दिलवा रहे हैं। तो फिर ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आप अच्छा 2 फ्लोर्स इसके आईटी कंपनीज के लिए रखें और 1 फ्लोर मिनिस्ट्री वगैरह उसमें है वो मिनिस्ट्री ऑफ रखें। आईटी। जी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। उसके अलावा जितने जो बचेगी स्पेस वो आप नॉर्मल रेट्स पे आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो अभी जैसे पाकिस्तान टोबैको मुख्तलिफ लोग उसमें हैं जो नॉर्मल रेट्स पे हैं, तो ठीक चल रहा था। अब एकदम से कोई नए चेयरमैन आए, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था या किसी ने बताया नहीं था कि एक पीएम डायरेक्टिव भी है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव भी है, जिस हिसाब से ये कंपनीज जब तक कोई और ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं बन जाता जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बनवा रही है, जब तक इन कंपनीज को आप निकाल नहीं सकते। नॉर्मल रेट्स जो आप बढ़ाते हैं 10% या जो भी है, हर साल आप बढ़ाएं, मगर निकाल नहीं सकते। Don't go away because we'll be back after a short break. एक तो ये इशू ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप नाज़रीन को भी थोड़ा बता सकें कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं जब टेनेंट्स नहीं होते थे, ये तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब फाइबर ऑप्टिक एक नई नवेली चीज़ थी। अब तो ये कि आपके पास ब्रॉडबैंड भी है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव ऑप्शन। अब एक बिल्डिंग की हैसियत से जो भी प्रॉपर्टी बोर्ड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इफ़ इट्स अ डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्या यहाँ लोड शेडिंग से एग्जाम है या क्या कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो शायद दूसरी जगहों पे नहीं मिलती हैं? मिलनी चाहिए, और ये हमने कहा है कि तो आपने और सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल वगैरह हैं, जिनको एग्जम्पशन मिला है लोड शेडिंग से। तो जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं या जो भी बिल्डिंग्स हैं जिसमें प्रीडोमिनेंटली आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको तो एग्जम्पशन देना चाहिए, इसलिए कि उनका तो कोई काम नहीं हो सकता पावर के बगैर। ठीक। तो अब देखें शायद गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले, हमने ये रिकमेंडेशन तो भेजा है उनको। इस वक्त उनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती, बल्कि हम लोग खुशकिस्मत हैं, इस बिल्डिंग में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है जहाँ पाशा का दफ्तर है, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और हम लोगों ने अपने जनरेटर लगाए हुए हैं, सब कुछ है। तो जब बिजली जाती है तो हमारा पावर जनरेशन खुद किक इन हो जाता है। राइट। ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इस्लामाबाद में 2 हैं, एक इवैक्यूई ट्रस्ट का है, एक दूसरा है। उसमें एक तो उन्होंने पावर जनरेशन का ऑल्टरनेटिव दिया नहीं है, दूसरे जब कंपनीज कहती हैं कि हमें जनरेटर लगाना है तो उसकी भी इजाज़त नहीं मिलती, और या तो बहुत मुश्किल से कुछ पैसे दे के फिर मिलती है। तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, सिर्फ सब्सिडाइज्ड रेंट मिल रहा है। Okay. और वो भी अब आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, आप नॉर्मल रेट पे दें, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि फिर कैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ओके, एक और अंदाज़ा आप मुझे चीज़ समझा दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, इवैक्यूई ट्रस्ट बिल्डिंग में कितनी कंपनीज हैं, और उन सारी कंपनीज का अगर एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट या रेवेन्यू मिला के वो कितना रेवेन्यू बनाते होंगे?
دیکھیے یہ تو ایگزیکٹ فگر تو مجھے معلوم نہیں، مگر آپ سوچیں کہ اگر اس میں 20 تو کمپنیز جن کو نوٹس ملی ہے، پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمپنیز بھی ہیں اس میں، اگر آپ اندازہ لگائیں تو کچھ نہیں تو $50 ملین کا تو بزنس یہ لوگ کرتے ہی ہوں گے نا ایکسپورٹ کا، اور یہ 24/7 آپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ 6 گھنٹے ایک تو ہم آپ کو بجلی نہیں دیں گے، 5 بجے ہم آپ کا ایلیویٹر بند کر دیں گے، اور پھر تھوڑے ہراسنگ کے ٹیکٹکس بھی شروع ہو گئے کہ جب بجلی آ بھی رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کولنگ نہیں ہو رہی ہوتی. میں جب گئی ہوں میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں تو ہر وقت گرمی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. دوسری یوٹیلیٹیز آپ کی جو مینٹیننس ہے بلڈنگ کی وہ بھی نہیں. آپ کسی مہمان کو، کسی اوورسیز وزٹر کو اپنی ٹاپ آف دا لائن کمپنیز کو وزٹ کرنے لے جائیں اور بلڈنگ کا برا حال ہو، تو یہ تو میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نیوز آئٹمس کے بارے میں بھی ہم نے رپورٹ شائع کی ہیں. میرے ساتھ تھے فیصل قریشی جو پاشا کے چیئرمین ہیں. ان سے بھی گفتگو کرنے کے بعد بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی جو شاید آپ میری ذہن ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں تو نہیں، میرے ذہن میں تو بالکل نہیں تھی، بٹ اٹ واز این انٹرسٹنگ نو ہاؤ. تو یہ تو سلسلہ ہو گیا ہمارے سافٹ ویئر انڈسٹری کے ساتھ، اور جہانارے کی باتیں آپ نے سن لی ہے. اور یہ جو کریکشن میں نے کیا ہے بڑے جان کے کیا ہے، کیونکہ ایک کامنٹ ہمیشہ آتا ہے کہ میں جب اردو بولتی ہوں تو بالکل مکس میچ کر کے بولتی ہوں انگریزی کے ساتھ یا فرینچ کے ساتھ. تو جب اردو کی بات سامنے آتی ہے تو یہ چیز بالکل سامنے واضح آتی ہے کہ انٹرنیٹ از موسٹلی مینٹ فار این انگلش اسپیکنگ پاپولیشن. تو جب اردو کی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا ایک تھوڑی بات چیت اس پہ بھی کر لیں کہ براڈ بینڈ اور کانٹینٹ اور کیا ہماری جو 80% اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے کیا کبھی انٹرنیٹ نہیں استعمال کر سکے گی. اور اس وجہ سے میں نے اپروچ کیا چیئرمین پاشا فیصل قریشی کو. فیصل کہ آپ یہ بتائیں کہ اردو کا رول انٹرنیٹ پہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے ابھی. پہلے تو وہ جو آپ نے مکس میچ کی تھی اس کو ملا جلا لیتے تو بہتر تھا. مل جل گئی جی ٹھیک ہے، پھر آپ جا کے مکس میچ کر ڈالی آپ نے. پرانی عادت. اردو کا جو رول ہے انٹرنیٹ پہ وہی ہے جو کسی بھی زبان کا ہوتا ہے، چاہے فارسی ہو، عربی ہو، چینی ہو، جاپانی ہو. اردو کا بھی وہی رول ہے. جو بھی نیٹو زبان بولنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی زبان میں پڑھنے کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ہونا چاہیے. اور جو رول ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کتابیں ہیں ہمارے تعلیمی نظام کی وہ بھی اردو میں نہیں ہیں اور ہونی چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اردو میں کتابیں چھپنے لگ گئیں تو ہم ویسے ہی انگریزی نہیں پڑھا رہے اور انگریزی پڑھانا بند کر دیں گے. تو ٹاکنگ واکنگ انگریزی چلتی رہتی ہے. ہاں لیکن اردو میں تو آبویسلی کانٹینٹ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی آبادی ہے جو ابھی انگریزی نہیں بول سکتی تو اس کو تو کچھ تو پڑھنا ہے. اچھا ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ اردو بولتے تو شاید آپ پڑھے لکھے نہیں، وچ مینز کیونکہ میں جب گورنمنٹ کے اداروں سے بات کرتی ہوں اور کانٹینٹ پروڈیوسر سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اردو میں کانٹینٹ شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے ان لوگوں کو سکھانا پڑے گا کہ کمپیوٹر کس طرح استعمال کریں اور پھر وہ جا کے وہ کانٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. ڈو یو تھنک دیٹس رائٹ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اردو میں کانٹینٹ لگایا تو پہلے ان لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرنا سکھانا پڑے گا اور پھر آپ یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے ابھی. ہاں ڈیمانڈ تو نہیں ہے یقیناً. پورے افریقہ میں کوئی جوتے بھی نہیں پہنتا، خطن ڈیمانڈ نہیں ہے جوتوں کی. لیکن اگر ان کو جوتے دیں گے تو سب پہن لیں گے. اور ڈیمانڈ تو موبائل فون کی بھی نہیں تھی. اور وہی لوگ جن کے اوپر ہم یہ الزام لگاتے ہیں، میں الزام ہی کہوں گا کیونکہ مجھے دکھ ہوا ہے بات سن کے، کہ اگر اردو کی ویب کی یا انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو پھر موبائل فون کی بھی ڈیمانڈ بند کی دیتے ہیں. موبائل فون پہ اردو میں کانٹینٹ یا اردو SMS کیوں چلتا ہے اور ایک دنیا استعمال کرتی ہے. نہیں ڈیمانڈ تو ہے. ابھی تو رومن میں ہم زیادہ تر کام چلاؤ. ہاں وہ ایک دوسری چکر ہے کیونکہ ابھی اردو میں لکھنا کمپیوٹر پہ قدرے مشکل ہے کیونکہ کی بورڈز یا وہ ٹیمپلیٹس نیٹو اویلیبل نہیں. حالانکہ جتنا بھی آپ عربیہ میں جائیں تو ان کے پاس ہوتے ہیں. نہ جانے ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ضرورت تو اس کی ہے لیکن مجھ جیسے جو چند واحیات لوگ جنہوں نے انگریزی سیکھ لی ہے وہ اب چاہتے نہیں کہ کسی اور کے پاس یہ اوزار آئے، کیونکہ سب اگر انگریزی بولنے لگ گئے تو میں تڑی دھمکی کیسے لگاؤں گا کسی کو. رومن میں وہ صحیح نہیں لگتی، پھر نہیں لگتی نا. تو میں وہ اور پھر میں یہ کیسے کہوں گا کہ جی میری اردو خراب ہے اور مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا اردو. تو وہ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر
इंटरनेट के हवाले से जो उर्दू का स्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, चाहे मेरी उर्दू अच्छी ना हो लेकिन आप एटलीस्ट इंटरनेट पर उर्दू पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, ऑलरेडी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इंटरव्यू है डॉक्टर सरमद का जो फास्ट में पढ़ाते हैं लाहौर में, और ही इज़ डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क टू प्रमोट उर्दू। हियर इज़ डॉक्टर सरमद। IDN's इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स को कहते हैं और बेसिकली ये इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी। इनिशियली अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने उर्दू का सफ़ा भी खोलना हो तो आपका जो ऊपर एड्रेस टाइप करते हैं वो अंग्रेज़ी में होता है। एड्रेस का मतलब होता है जिसको डोमेन नेम भी कहते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट की साइट पे जाना है तो आप pakistan.gov.pk टाइप करेंगे उधर जाने के लिए। वो सब कुछ अंग्रेज़ी में है। इवन दो जो साइट पे आप जाएंगे उसमें उर्दू का कंटेंट है। शायद आपने गालिब की अगर गज़लें देखनी है या इस तरह का और कोई कंटेंट देखना है तो वो ghalib.com.pk ही आप टाइप करेंगे या ghalib.org.pk टाइप करेंगे। इससे एक मसला खड़ा होता है और वो मसला ये है कि अगर आप सिर्फ उर्दू जानते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। हालांकि इन्फॉर्मेशन उर्दू में अवेलेबल है इंटरनेट पे, और उसकी वजह यह है कि आप अंग्रेज़ी में एड्रेस टाइप नहीं कर सकेंगे। तो उस कंटेंट तक, उर्दू कंटेंट तक रसाई अगर आप सिर्फ उर्दू जानते हैं वो पॉसिबल होनी चाहिए, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उसकी इजाज़त नहीं देती। ये टेक्नोलॉजी आजकल बनाई जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो लोकल ज़बानें हैं उसमें एड्रेस टाइप किया जाए ताकि सब कुछ उर्दू में हो सके। हमारे कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस भी उर्दू में लिखें और फिर जो सफ़ा खुले वेब का वो भी उर्दू में ही हो। तो इस टेक्नोलॉजी को, जो रेगुलर डोमेन नेम होता है, उसको जब आप लोकल ज़बानों में लाते हैं तो उसको इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम कहते हैं, IDN कहते हैं। मैं बेशक अंग्रेज़ी जानता हूँ लेकिन मेरा हक है कि मैं अपनी ज़बान में अपने आप को एक तरह से आर्टिकुलेट कर सकूं, ठीक है जी, अपनी ज़बान में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो बेशक मुझे आती है अंग्रेज़ी, लेकिन मैं अगर उर्दू में काम करना चाहता हूं तो टेक्नोलॉजी को उसको इनेबल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फरहान और आज हम UCP लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक IT कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है पिक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ये जो कंपटीशन है इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ऑन स्पॉट प्रोग्रामिंग और गेमिंग कंपटीशन वगैरह। तो आइए हम आपको ये दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम UCP के गेमिंग अरेना में मौजूद हैं। यहाँ पर FIFA और नीड फॉर स्पीड U2 के मैचेस हो रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियाज्म के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो भी है और इनमें जो है वो टैलेंट की कमी भी नहीं है। तो इस तरह के इवेंट्स, पिक्ट्रॉनिक्स जैसे इवेंट्स, इन लोगों को प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी देता है अपने जो टैलेंट्स हैं उसको उभारने के लिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं मोहम्मद फरहान, आप मुझे देख रहे हैं बिट्स एंड बाइट्स पर। तो अब दोबारा हम चलते हैं राबिया जी की तरफ। जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में कहा था कि इस हफ्ते बड़े अलग मुख्तलिफ अंदाज में ये शो करेंगे। वेबसाइट रिव्यू का वक्त नहीं था, ना ही कोई सक्सेस स्टोरी बताने का, ना ही क्विज़ क्वेश्चन पूछने का, और जो हमारे फोटोग्राफी टिप्स देते हैं कोही, वो भी इस एपिसोड में शामिल नहीं हो सके। बट यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स आउट ऑनलाइन, क्योंकि क्विज़ क्वेश्चन और वेबसाइट रिव्यू इस एपिसोड का हमने एपिसोड का हिस्सा नहीं बनाया है। हमने कोशिश की है कि इंटरनेट का मीडियम इस्तेमाल करते हुए वहाँ चीज़ें शाया करें ताकि आपकी एक जो ट्रेंड है इंटरनेट इस्तेमाल करने का वो भी बरकरार रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वो सारे लोगों का जो इस एपिसोड का हिस्सा बनते हैं, जो हमारे फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद फरहान लाहौर से, जिन्होंने बहुत कोशिश की एंड सिंगल हैंडेडली प्रोड्यूस्ड द स्मॉल स्टोरी फ्रॉम पिक्ट्रॉनिक्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगले हफ्ते तक मुझे भी और हिना को भी इजाज़त दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफ़िज़।